हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार दरोगा 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्ज़ाम डेट भी 17 दिसंबर को निर्धारित किया गया है। उसी के तहत उसी को हम लोग लास्ट डेट मान करके बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो बिहार एडुटेरिया बिहार दरोगा का निकल चुका है सेकंड वैल्यू, उसी का हम लोग डिस्कशन कराएंगे और अपने तैयारी को सुनिश्चित करेंगे। और 100% बिहार दरोगा पीटी में पूछने वाला क्वेश्चन जो कि एडुटेरिया वॉल्यूम 2 द्वारा निकाला गया है, उसी का डिस्कशन हम लोग कराएंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? महामल्ल की धारण उपाधि की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जो कि आप सभी जानते हैं कि नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के महामल्ल की उपाधि धारण की थी। इन्होंने वतापी कोण की भी उपाधि धारण की थी। वतापी कोण की धारण की थी महावर्मन प्रथम ने ही। और पल्लव वंश के, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन नरसिंह वर्मन प्रथम थे और पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु थे। और पल्लव वंश की राजधानी पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कांचीपुरम थी। महाबलीपुरम एक स्थित एकाश्म मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। पल्लव वंश के शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। जितने भी पल्लव वंश के संस्थापक थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय जो थे, कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही कराया था। दूसरा क्वेश्चन, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मंदिर बनवाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? मंदिर बनवाने का कला का निर्माण सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? इसका सही आंसर होगा गुप्त काल। गुप्त काल से, जैसे हम लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम मंदिर बनाने की कला गुप्त काल से ही संबंधित हुए। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। इस वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत जो कि 319 से 20 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त वंश की शुरुआत की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, जो कि गुप्त काल से ही संबंधित है। समुद्रगुप्त को ही कविराज के उपनाम से भी जाना जाता था। प्रसिद्ध कवि हरिसेन समुद्रगुप्त के हरिसेन दरबार में रहते थे। कहने का मतलब ये, समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक, जैसा कि गुप्त वंश का अंतिम शासक अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। गुप्त वंश का अंतिम शासक हम बता देंगे। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त है। आगे बढ़ते हैं। यूनानी शासक मिरांडर को पराजित किसने किया था? यूनानी शासक मिरांडर को पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब जानते हैं इंडो यूनानी शासक मिरांडर को पुष्यमित्र ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने कार्यकाल के दौरान 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। शुंग वंश का राजधानी विदिशा थी। शुंग वंश से संबंधित है ये, और इनकी विदिशा थी। कहाँ थी? विदिशा थी राजधानी थी, विदिशा थी। और भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। अंतिम शासक देवभूति था। और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के सभा में रहते थे। पतंजलि इसी के सभा में, पुष्यमित्र शुंग के सभा में पतंजलि रहते थे। जो पतंजलि चंद्रगुप्त, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठा। अब जानते हैं मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजधानी 322 ईस्वी में बैठा। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा। ये क्वेश्चन भी है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, किस वेद में परीक्षित कुरुओं को राजा कहा गया है? किस वेद में? अथर्ववेद में। इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में अब हम कुछ जानकारी आपको देंगे। अथर्ववेद में कहा गया, अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा किया गया था। अथर्ववेद में कन्या की जन्म की निंदा की गई है।
कन्या की जन्म की निंदा की गई है, निंदा की गई है अथर्ववेद में ही। कन्या की जन्म की निंदा की गई है। सबसे अंतिम वेद रचित वेद के रूप में अथर्ववेद को जाना जाता है। इसी वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। गोपद ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है, गोपद ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस दिल्ली का काजी नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? इब्न बतूता। इसका सही आंसर है इब्न बतूता। अब इब्न बतूता के बारे में कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे कि रहेला नामक पुस्तक की रचना इब्न बतूता द्वारा किया गया था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। यह मोरक्को का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को विद्वता से प्रभावित होकर इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, दिए गए प्रश्नों को सही सुमेलित जो नहीं है उसको पहचानिए। तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, दीवान-ए मुस्तखराज। दीवान-ए मुस्तखराज फिरोज शाह तुगलक द्वारा, दीवान-ए मुस्तखराज, जो दीवान-ए मुस्तखराज है ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नहीं, जबकि दीवान-ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और सब सही है। दीवान-ए खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवान-ए अर्ज बलबन द्वारा, दीवान-ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। दीवान-ए खैरात दान विभाग से संबंधित था, जबकि दीवान-ए अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवान-ए अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवान-ए कोही कृषि विभाग से संबंधित था। दीवान-ए कोही कृषि विभाग से संबंधित था। और दीवान-ए इस्तेहाक पेंशन विभाग से संबंधित था। दीवान-ए इस्तेहाक पेंशन विभाग से संबंधित था। और दीवान-ए मुस्तराज ये वित्त विभाग से संबंधित है। ये वित्त विभाग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? अकबर ने 1562 ईस्वी में हरमदल से अपने आप को मुक्त किया था, जबकि प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर ने 1562 ईस्वी में हरमदल से मुक्त किया था। इसने दास प्रथा का अंत भी, याद रखिएगा, दास प्रथा का अंत भी 1562 ईस्वी में किया था। अकबर द्वारा 1556 ईस्वी में दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, वो भी पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अकबर द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ी गई थी। अकबर ने बिहार प्रांत में, याद रखिएगा, बिहार प्रांत में 74 से 75 ईस्वी में बिहार प्रांत को जीता था। संगीतकार तानसेन अकबर के दरबार में ही रहते थे। और ये जैन धर्म के 2 गुरु थे। हरि विजय सूरी को इन्होंने जगत गुरु की उपाधि दी थी। हरि विजय सूरी को ही जगत गुरु को उपाधि अकबर ने ही दी थी। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? अलीवर्दी खां को बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। आ जानते हैं 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का शासक बना। इसने सत्ता संभालते ही मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। इसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला था। ब्लैक होल की घटना अलीवर्दी खां के काल में, सिराजुद्दौला के काल में ही घटा था। ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के काल में ही घटा था। अब प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में इसी के काल में होता है, सिराजुद्दौला के काल में ही होता है। बक्सर के युद्ध समय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था, जो कि दिल्ली पर शासन करता था उस टाइम में। क्वेश्चन नंबर 10, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार के मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? इसका आंसर वारेन हेस्टिंग के काल में। वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल, इसका कार्यकाल 1774 से 1785 ईस्वी तक था। 1774 से 1785 ईस्वी तक था। इसका कार्यकाल 1774 से 1785 ईस्वी तक था। इसके शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था। इसने 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की थी। प्रथम मदरसा की स्थापना इसने ही 1784 ईस्वी में किया था। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इसी के शासन काल में 1775 से 82 के ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। आंग्ल मराठा युद्ध
पिट्स इंडिया एक्ट, याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के समय में ही पारित हुआ था। और 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो कि इसी के शासनकाल में था, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही था। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन लागू हुआ था। बंगाल विभाजन किस डेट को, पहले वर्ष पूछता था लेकिन अब डेट के साथ पूछता है। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू हुआ था, करजन के समय में। इस टाइम में गवर्नर जनरल को था करजन था, जो कि 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था। घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था, जो कि 5 को ईस्वी को किया था। इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। घोषणा हुआ था 19 जुलाई, जबकि प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर। ध्यान से पढ़िएगा, इसमें प्रभावी पूछ रहा है, तो प्रभावी होगा 16 अक्टूबर, जबकि घोषणा हुआ था 19 जुलाई को। भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो भूमिज विद्रोह का संबंध अपने झारखंड से है। भूमिज विद्रोह का अपने झारखंड से है, और झारखंड से भूमिज विद्रोह का संबंध झारखंड से है। झारखंड राज्य से अन्य विद्रोह, चेरो का विद्रोह प्रथम चरण में 1770 से 71 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय चरण से 1800 से 1819 में हुआ था। कोल विद्रोह जो कि झारखंड से ही संबंधित है, ये 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह जो कि झारखंड से ही संबंधित है, 1855 ईस्वी में हुआ था। 1855 ईस्वी में हुआ था संथाल विद्रोह। और मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 ईस्वी में। 1899 से 1900 ईस्वी तक हुआ था, मुंडा विद्रोह हुआ था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं? किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ थे? ये आंसर सही होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही कहा था। ऐसे याद कीजिए, चटर्जी ही ने बोला था कि कांग्रेस के लोग चाटने वाले हैं, यानी पद के भूखे हैं, या चाटने वाले हैं। याद कीजिए, बंकिम चंद्र चटर्जी से चाटने वाले हैं, यानी कांग्रेस के लोग हैं। तो इसी माध्यम से आप लोग याद कीजिए, बंकिम चंद्र चटर्जी कांग्रेस संस्था से जुड़े हुए लोगों को पदों के भूखे शकों में। अरविंद घोष ने कांग्रेस को क्षय रोग से मरने की संस्था भी बताया था। अरविंद घोष हैं, ये कांग्रेस को कहा था कि क्षय रोग से मरने वाली एक संस्था है। अरविंद घोष ने कहा था क्षय रोग से मरने वाली। जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी। हंटर कमेटी की रिपोर्ट 1920 में प्रकाशित की गई थी। 1920 जालियांवाला बाग जांच की इंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 1920 में की गई थी। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग घटना घटित हुई थी। इस घटना की जांच हेतु हंटर कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने 28 मई 1920 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। आइए अब सर सैयद अहमद खां के बारे में जानते हैं। सर सैयद अहमद का स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ये पुस्तक जारी की थी, जिसका नाम है भारतीय विद्रोह के कारण। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लेखक वीर सावरकर थे। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक थे आपको वीर सावरकर थे। तराने हिंद पुस्तक के लेखक मोहम्मद इकबाल थे। जबकि द रिवोल्यूशनरी के लेखक सचिंद्र सन्याल थे। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है? अलकनंदा और
क्वेश्चन है, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है रुद्रप्रयाग। इसका ऑप्शन ए सही होगा, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और पिंडार संगम को, अलकनंदा नदी एवं भागीरथी नदी का संगम देवप्रयाग में है तथा अलकनंदा एवं मंदाकिनी संगम रुद्रप्रयाग में ही होता है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? काली मिट्टी में। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ता है, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ता है डंकन पास। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को डंकन पास जोड़ती है, जबकि तमिलनाडु एवं श्रीलंका को पाक स्टेट जोड़ती है। तमिलनाडु एवं श्रीलंका को पाक स्टेट जोड़ती है, जबकि वहीं पर 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान तथा कार निकोबार के मध्य स्थित है। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? नंदा देवी एवं नंगा पर्वत हिमाद्री के भाग हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्या बोलते हैं, हिमालय के श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है हिमाद्री के। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसी हिमालय के भाग है। हिमाद्री के बृहत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमाद्री को ही बृहत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसको बृहत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और बृहद हिमालय में ही कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसी हिमालय का भाग है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 है, लगभग 6000 मीटर है, लगभग 6000 मीटर है। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? म्यांमार के साथ लगभग 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। म्यांमार के साथ लगभग 4 लगती है, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड एवं मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम रेगिस्तान स्थित है। काराकोरम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। काराकोरम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2,70,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, जो लगभग 11 देशों में फैला हुआ है। 11 देशों की सीमाओं को छूती है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों की सीमाओं को छूती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? रूस में स्थित नहीं है वो है आपको विनिपेग झील कनाडा में स्थित है। अभी भारत और कनाडा के बीच चल रहा है, जबकि ओनेगा लाहोग बैकाल झील ये रूस में ही स्थित है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। पलाऊ। दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? वो ऑप्शन हो जाएगा पलाऊ। पलाऊ भू आवेष्टित देश नहीं है, जबकि अंडोरा, मोल्डोवा और मालवी भू आवेशित देश के उदाहरण हैं। पावना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंबा सिंचाई परियोजना केरल राज्य में स्थित है, जबकि महाराष्ट्र में याद रखिएगा कि गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में, ये हमेशा पूछता रहता है। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है? तो बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन होता है। इसमें आपको आ जाता है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान आदि जिले भी आते हैं, जिसमें गन्ना की अत्यधिक बिहार में कृषि की जाती है। रेखी समिति का संबंध
रेखी समिति का संबंध किस कर से है? रेखी संबंधी का कर अप्रत्यक्ष कर से, अप्रत्यक्ष कर से है। रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। रेखी समिति का एल के झा के समिति का संबंध भी अप्रत्यक्ष कर से ही है, जबकि वांचुंग समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से है। वांचुंग समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से है। भारत सरकार की कौन सी योजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है? शुरू नहीं किया गया ये भारतमाला परियोजना है। भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया है, और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, किस योजना से संबंधित है, इसका नाम क्या है? भारतमाला किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना में क्या होता है, इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिनको भी पता होगा उनको बताइएगा, वो कमेंट करेंगे। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना, सागरमाला परियोजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फरवरी 2015 में आया था, जबकि सागरमाला परियोजना मार्च 2015 में आया था। सुकन्या समृद्धि योजना ये जनवरी 2015 में आया था। जनवरी 2015 में सुकन्या परियोजना ही आया था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था? ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसका कार्यकाल था 1956 से 1961 ईस्वी था। इसका कार्यकाल 1556 से 1561 ईस्वी था। यह योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात संयंत्र 3 कंपनी की स्थापना किया गया था। और ये बताइएगा किस देश के सहयोग के द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये तीनों दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला संयंत्र स्थापित किया गया था। जिनको भी पता होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा के अंतर्गत आता है। शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? शिक्षा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शिक्षा एक प्रकार का सेवा है, सेवा के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए सेवा के जितने भी होते हैं तृतीय क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में उपभोग आते हैं प्रथम, और द्वितीय में उत्पाद करने वाले कंपनी ये सब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों को जिस दर पर नगद राशि दी जाती है, प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं? आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों के जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर के अंतर्गत ही अल्प अवधि के लिए आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों को जिस ब्याज दर पर नगद प्राप्त किया जाता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। संविधान के किस सूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है? संविधान की 7वीं अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है, और अनुसूची की संख्या 12 है, और ये मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। संशोधन करके 4 और अनुसूचियां जोड़ करके कुल 12 अनुसूचियां बना दी गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? प्रस्तावना में ही हम लोकतंत्र के आदर्शों को देख पाते हैं, और हमें प्रस्तावना की संविधान में मिलती है। भारतीय प्रस्तावना के माध्यम से इन संविधान का सार, उद्देश्य एवं दर्शन की प्रकट होती है। अगला क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? समानता का अधिकार ही अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समानता के बारे में उपबंध किए गए हैं। समानता का मौलिक अधिकार का मूल लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। क्वेश्चन नंबर 34। अगला क्वेश्चन,
किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान की गई है? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त की गई है। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में संशोधित किया गया था। 1978 ईस्वी का अनुच्छेद 74 एक के प्रावधान को जोड़ा गया था, जिसके तहत राष्ट्रपति के पास कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर अगला 35, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मोलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मोलंकर, जिनके द्वारा जिनके विरुद्ध 15 दिसंबर 1954 ईस्वी को अविश्वास प्रस्ताव पत्र लाया गया। हालांकि यह प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 36, सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? सूचना का अधिकार जून 2005 ईस्वी में स्वीकृति के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जबकि इसे 12 अक्टूबर 2005 से लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सचिव ही करता है। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सचिव करता है। इसे ग्राम सेवक भी कहा जाता है या पंचायत सचिव भी कहा जाता है, और ये प्रतिनिधित्व राज्य पंचायती कर्मचारी करता है। इसका प्रतिनिधित्व राज्य सरकार का कर्मचारी करता है। और ये उपयुक्त 38 नंबर क्वेश्चन, उपयुक्त कथन में के संबंध में कौन एक सही है? कथन ए, संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। कथन बी, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसका दोनों सही है, परंतु बी सही स्पष्टीकरण ए का नहीं है। कहने का मतलब ये है, इसका डिस्कशन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 324, याद रखिएगा 324 के तहत संसद तथा विधानमंडल के निर्वाचन तथा निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु एक स्वतंत्र निकाय का गठन किया गया है। निकाय आयोग, चुनाव आयोग का गठन किया गया है, अतः कथन ए सही है। गठन किया गया है 324 के तहत निर्वाचन आयोग का। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से संसद के उसी नियम से हटाया जा सकता है जिस नियम से उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार कार्यपालिका को नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इससे इन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। स्पष्ट है कि कथन बी, परंतु कथन ए सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी को राज्यसभा के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई थी? हिंदी को 1949 ईस्वी में राज्यसभा में हिंदी को राजभाषा के रूप में 1949 ईस्वी में मान्यता प्राप्त हुई थी, और प्रतिवर्ष 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज राज्य सूची का। पंचायती राज राज्य सूची का से संबंधित है। यह 7वीं अनुसूची में संबंधित अंतर्गत राज्य सूची का विषय आता है। 7वीं अनुसूची। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते प्रभाव के कारण ताप बढ़ता है। और सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सर्वप्रथम याद रखिएगा जोसेफ फोरियर ने किया था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस पृथ्वी के जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों होता है? वो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों इस प्रकार है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और जीवन दायिनी गैस जिसे ऑक्सीजन कहते हैं का निर्माण करते हैं। हमारे जीवन के लिए दोनों ही लाभदायक है।
वही यह भूकंपीय तापमान का मुख्य कारण भी है, हमारे लिए भी हानिकारक है CO2। काटोजुआ प्रोटोकॉल का संबंध है, काटोजुआ प्रोटोकॉल से संबंधित है जय सुरक्षा समझौता से। और काटोजुआ प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध इसे 29 जनवरी 2000 में स्वीकार किया गया था। यह समझौता 2003 से प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन में पाई जाता है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। मैंग्रोव वन वनस्पति के नाम से जाना जाता है जिसका सर्वाधिक विस्तार सुंदरवन में पाया जाता है। ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेश तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में ही अधिक पाए जाते हैं। सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? ज्वारीय वन में, डेल्टा प्रदेशों में तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित 45 नंबर क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित हुआ था। 1972 ईस्वी में पारित हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 ईस्वी को पारित हुआ था। और इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं। इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? नेचर क्योर नहीं लिखा गया है। द कोड डांसर इन्हीं का है। विसर्जन गार्डन इन्हीं का है। नेचर क्योर के लेखक मोरारजी देसाई हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? 1937 में। महात्मा गांधी को कुल 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, जबकि पहली बार 1937 ईस्वी में नामित किया गया था तथा अंतिम बार 1948 ईस्वी में, लेकिन दिया नहीं गया। इनको कभी भी नोबेल पुरस्कार दिया नहीं गया। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये है वियना में है। गैट का मुख्यालय जिनेवा में है, जिसे GATT कहते हैं। गैट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी लुसाने में है। लुसाने कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। लुसाने कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। यूनिसेफ में न्यूयॉर्क का है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क का मुख्यालय है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यूनेस्को जिसे विश्व धरोहर स्थल के नाम से भी आदमी जानता है, उसको दिया जाता है, वो पेरिस में है। उसका मुख्यालय पेरिस में है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? लूना 9 है। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 9 है। यह 21 अक्टूबर 1968 ईस्वी में उतारा गया था। लूना 3 पहला अंतरिक्ष यान है जिसे चंद्रमा के उस पृष्ठ का चित्र भेजा जो पृथ्वी से दिखाई ही नहीं देता है। लूना 3 चंद्रमा का वह पृष्ठ भेजा जो पृथ्वी से दिखाई ही नहीं देता था। अगला क्वेश्चन नंबर 50, किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? ओडिशा में। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? ओडिशा में। रत्नागिरी मठ ओडिशा में प्राचीन काल में यह एक महाविहार बौद्ध मठ के नाम से रत्नागिरी बौद्ध मठ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। रत्नागिरी मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? द्रव्यमान संरक्षण के
नियम पर। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की कुल द्रव्यमान तथा अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान एक समान होता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक एवं उत्पादों में एक समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। याद रखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? द्रव्यमान संरक्षण अधिनियम पर। जैसे आपको हम बताते हैं, जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जैसे कहने का मतलब 2Mg प्लस O2, तो ये आपको हो जाएगा 2MgO, ये हो गया अभिकारक, ये हो गया आपको अभिकारक 2Mg प्लस O2, और ये बन गया 2MgO, ये हो गया उत्पाद। इसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जानते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन एक दुर्लभ अम्ल है? दुर्बल अम्ल है, ये आपका सही आंसर होगा CH3COOH। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनिक न होकर आंशिक रूप से आयनिक होते हैं, दुर्लभ अम्ल कहलाते हैं। एसिटिक अम्ल इसका ये है एसिटिक अम्ल का उदाहरण है, ये है एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का होता है HCOOH, फॉर्मिक अम्ल। हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है H2S आदि दुर्बल अम्ल है। CH3COOH जो कि एसिटिक अम्ल है, CHOOH ये है फॉर्मिक अम्ल है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये सब दुर्बल अम्ल के उदाहरण। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं होता है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित हरे रंग का वर्णक है, जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा जल का मिश्रण उपयोगी होता है। हालांकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य तत्व नहीं है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य तत्व नहीं है। 54, कार्नेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कार्नेटाइट यूरेनियम का है। अब एल्युमिनियम का जानते हैं। एल्युमिनियम के क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम हमेशा याद रखिएगा। कोरंडम एल्युमिनियम का है। काओलिन है, क्रायोलाइट है, बॉक्साइट है, और ये जानते हैं। और यूरेनियम का हो गया, एल्युमिनियम का हो गया, मैग्नीशियम का। अब मैग्नीशियम का हो गया डोलोमाइट। मैग्नीशियम का हो गया डोलोमाइट, इप्सम लवण, कार्नेलाइट। ये कार्नेटाइट है, और ये मैग्नीशियम को बोल रहे हैं कार्नेलाइट। इसमें टाइट लगा हुआ, इसमें लाइट लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और यूरेनियम का तो आप जानिए गए कि कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं। गोल्ड तथा प्लेटिनियम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य? कथन 1, 1 2 3। इसका आंसर हो जाए 1 2 और 3। पढ़िए इसको। क्लोरीन, ये क्लोरीन नहीं, ये फ्लोरीन होना चाहिए। क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन देखिए, फ्लोरीन
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेनिन एवं टेनेसाइट, जिसे टेनेसिन वर्ग 17 के सदस्य हैं। ये तो संयुक्त रूप से हाइलोजन कहलाते हैं, जिसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसोटीन, टेनेसाइन, टेनेसिन हाइलोजन संबंधित है। जबकि अब आ जाइए, जबकि गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर, मरकरी ये उत्कृष्ट धातु हैं। ये इस उत्कृष्ट धातु हैं। लेड ऑक्साइड को लिजार्थ कहा जाता है, जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका उपयोग रबड़ उत्पादन तथा स्टोरेज बैटरी के निर्माण में किया जाता है, लेड ऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन, किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। बिलियन की सांद्रता, किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात उस बिलियन की सांद्रता कहलाती है। दूसरे शब्दों में किसी बिलियन की प्रति इकाई में उपस्थित विलय की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं। सांद्रता बराबर होता है विलय की मात्रा बटा बिलियन की मात्रा, विलय की मात्रा बटा बिलियन की मात्रा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है। मेथिल एल्कोहल को निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है। मेथिल एल्कोहल या मेथनॉल जिसका सूत्र होता है CH3OH को काष्ठ पृष्ठ, वड पृष्ठ भी कहते हैं, क्योंकि इसे लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त किया जाता है। मेथनॉल सबसे सरल एल्कोहल है। यह हल्का वाष्पशील रंगहीन ज्वलनशील द्रव की भांति दिखती है, जिसकी गंध एथनॉल पेय एल्कोहल जैसे होती है। मनुष्य द्वारा इसके अधिक सेवन के कारण अंधापन या मृत्यु भी हो सकती है मेथिल एल्कोहल का लेने पर। पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है। पौधे के मूल जड़ का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है। परासरण के द्वारा अपने मूल रोम, जिसे रूट हेयर कहते हैं, रूट हेयर जल अवशोषित करते हैं। पौधे की कोशिकाओं में परासरण जल का संचालन होता है। यह क्रिया जाइलम ऊतक द्वारा संपन्न होता है। रंध्रों के खुलने तथा बंद होने में परासरण की मुख्य भूमिका होती है। रंध्रों के खुलने एवं बंद होने में परासरण की मुख्य भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों के भिन्न रंग प्रदान करते हैं। वो क्लोरोप्लास्ट फूल और बीजों को भिन्न रंग प्रदान करते हैं। क्लोरोप्लास्ट रंगीन लवक होते हैं, जिसे प्लास्टिड भी कहते हैं इंग्लिश में। क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पोषक तत्वों का संचय कार्य करते हैं। इसमें स्टार्च, प्रोटीन, वसा जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट रंगहीन लवक है। प्लास्टिड रंगहीन लवक है। और ये क्लोरोप्लास्ट मुख्य पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट मुख्य रूप से पत्तियों में पाया जाता है, जो भोजन के संश्लेषण में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है। फ्लोएम का भाग वाहिकाएं नहीं है। ऑप्शन डी वाहिकाएं नहीं है। फ्लोएम निम्न में से 4 तत्वों का बना होता है। चालनी नालिकाएं होती हैं, सहकोशिकाएं होती है, और इसको फ्लोएम या बाष्पतंतु कहते हैं। और फ्लोएम एक होता है फ्लोएम मृदुतक कहते हैं उसको। निम्नलिखित में से अब आगे क्वेश्चन नंबर 61, जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है। जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस
संघ के जंतुओं के लक्षण हैं इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा ये समुद्री जंतु हैं। इकाइनोडर्मेटा इस संघ के समुद्री जंतु हैं। इसके त्वचा के ऊपर जहाँ तहाँ कांटे निकले होती हैं, इन्हें इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का जल परिवहन तंत्र या जल संवहन नाल तंत्र होता है जो प्रचलन तथा श्वसन में सहायक होता है। उदाहरण के लिए स्टारफिश, सी ऑर्चिन, ब्रिटल स्टार होते हैं और ये एकलिंगी होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 62। रक्त के थक्का बनने में मदद करता है थ्रोम्बोसाइट। रक्त प्लेटलेट्स तथा थ्रोम्बोसाइट का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनने में मदद। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? संक्रामक रोग के उदाहरण है मलेरिया। मलेरिया सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग को संक्रामक रोग कहते हैं, जिसमें कालेरा, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनी, मलेरिया तथा फाइलेरिया संक्रामक रोग में ही आते हैं। भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? मेहसाना गुजरात में पाई जाती है। गुजरात में। ये क्वेश्चन हमको लग रहा है फायरमैन दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है शायद, या किसी भी क्वेश्चन में ये मेहसाना नस्ल नहीं, ये पूछा है आपको LLB पटना कॉलेज। LLB इंट्रेंस एग्जाम होता है पटना कॉलेज के द्वारा LLB कराया जाता है, उसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इस साल 2023 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65 में चलते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहते हैं? वृद्धि नियंत्रित करता है ऑक्सिन हार्मोन पत्तियों के विगलन को रोकता है, खरपतवार को नष्ट करने से रोकता है और तथा फलों को गिरने से बचाता है। ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से में ही होता है। क्वेश्चन नंबर अगला 66 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के ध्रुव पर G का मान होता है सर्वाधिक। G का मान पृथ्वी के ध्रुव पर सर्वाधिक होता है तथा विषुवत रेखा पर भी G का मान न्यूनतम होता है। G का मान अधिकतम होता है पृथ्वी पर, जबकि विषुवत रेखा पर G का मान न्यूनतम होता है, शून्य नहीं होता है, न्यूनतम होता है। G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर G का मान कम हो जाता है। घूर्णन गति अगर बढ़ा दी जाए तो G का मान कम हो जाएगा, घूर्णन गति बढ़ेगा, G का मान कम है। अगर पृथ्वी का घूर्णन गति घटेगा तो G का मान बढ़ेगा, G का मान खुद बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन। फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी? फोटोन खोज की कौन? हमारे आइंस्टीन साहब के द्वारा की गई थी। फोटोन की खोज आइंस्टीन साहब के द्वारा की गई थी और इन्हें फोटोन की खोज के लिए ही 1949 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइंस्टीन साहब को फोटोन की खोज के लिए 1949 ईस्वी में आइंस्टीन द्वारा फोटोन खोज की गई थी। इस कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। मेसॉन कण की खोज हिदेकी ने किया था। हिदेकी युकावा द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपरिवर्तित होता है। आवृत्ति अपरिवर्तित होता है। ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आवृत्ति नहीं बदलती है, जबकि तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, चाल भी बदल जाता है। हाँ, ध्वनि की चाल का दाब पर कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात दाब घटने या बढ़ने से ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। 69 नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन जानते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है?
नियंत्रक क्षण के रूप में किया जाता है बोरॉन। बोरॉन ये नाभिकीय क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। बोरॉन की किया जाता है। कैडमियम की क्षण का भी बोरॉन या कैडमियम, बोरॉन या कैडमियम, एक कैडमियम का भी प्रयोग किया जाता है। बोरॉन या कैडमियम का भी प्रयोग किया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? सदिश राशि का उदाहरण कार्य नहीं है, त्वरण भी है और बल भी है। सदिश राशि से तात्पर्य तो वैसी भौतिक राशि से है जिसमें परिणाम तथा साथ साथ दिशा है, जबकि होता है बल, वेग, विस्थापन, त्वरण आदि सदिश राशि का उदाहरण है, जबकि कार्य, समय, विद्युत धारा, ताप, दाब, आयतन तथा चाल सभी अदिश राशि के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 71, किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है? संस्कृति मंत्रालय। दिसंबर 2022 ईस्वी में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिल्ली में स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव का उद्देश्य देश की प्रतिष्ठित कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना था। विरासत को प्रदर्शित करता था। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 72 हो गया आपको 72, किस वर्ष 2022 में व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान के लिए, जबकि 2021 में यह सम्मान असगर वजाहत को दिया गया था और ये दिया गया था महाबली के लिए, जबकि ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया पागल खाना के लिए दिया गया है। पागल खाना के लिए दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी जी को। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? सुपर कंप्यूटर को खड़गपुर, IIT खड़गपुर स्थापित किया गया। परम शक्ति IIT खड़गपुर, परम शक्ति खड़गपुर, गुवाहाटी में परम कामरूप है, परम अनंत है गांधीनगर में है, जबकि रुड़की में है परम गंगा है रुड़की में है। 74 नंबर क्वेश्चन जानते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें भारत का स्थान 126वां स्थान है, फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। आइए जानते हैं आगे क्वेश्चन क्या है जी सर। केवल 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाए 1 2 और 3। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा किया जाता है। वर्ष 2023 में इस सूचकांक में भारत का स्थान 126वां भी है, शीर्ष स्थान पर फिनलैंड भी है और दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः डेनमार्क और आइसलैंड भी है। भारत का स्थान है 126वां 2023 में। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन प्रथम का शुभारंभ किया? मिस्र के साथ भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच साइक्लोन प्रथम का शुभारंभ किया गया, जिसका आयोजन स्थल राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। यह सैन्य अभ्यास 2 देशों के बीच अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास था। दोनों देशों के सेनाओं के बीच अब तक का पहला था, मिस्र और भारत का पहला था, इसलिए हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ दें क्योंकि पहला है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? इंदौर में किया गया। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फ्यूचर किस देश में आयोजित किया गया था? स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फीतूर का आयोजन किया गया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से बिहार का स्थान अंतिम है, यही कथन असत्य है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक
3.38 अंक का भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा, जबकि 3.878 अंक के साथ बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है, जबकि 18वीं रैंक पर है, जबकि बिहार अंतिम से तीसरे स्थान पर 16वीं रैंक पर है। या छोटे राज्यों में सिक्किम 5.01 के साथ सर्वश्रेष्ठ पर है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़े राज्यों में 18वां स्थान प्राप्त किया हुआ है, अर्थात सबसे अंतिम उत्तर प्रदेश है, न कि बिहार है। चालू वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 में मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यह कौन घोषणा करता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है और इसका अध्यक्ष कौन है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जिन्हें पता हो। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये 13,72,05,310 जातीय आधारित जनगणना हो गया है बिहार में, और जारी भी इसका रिपोर्ट हो चुका है। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। द मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी सुधा मूर्ति। ए लाइफ इन शैडो, ए मिरर, एस दुलत। हैप्पी प्लेस के लेखक एमिली हेनरी है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता। अर्जेंटीना ने वर्ष 2022 में फीफा कप प्रतियोगिता 22वां संस्करण आयोजन कतर में हुआ था। अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप में तीसरा खिताब जीता। गोल्डन बूट कैलियन एम्बापे को मिला और गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को मिला। फीफा यंग प्लेयर ऑफ का अवार्ड एंजो फर्नांडीज को मिला, जो कि अर्जेंटीना से ही संबंधित है, अर्जेंटीना से ही खिलाड़ी हैं, उनको ये मिला। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में उच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की एक समिति की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति के द्वारा किया गया है? न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के द्वारा किया गया है। 84 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है? तमिलनाडु बन गया है। दिसंबर 2022 में तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 85 हाल ही में न्यूजीलैंड के किस नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? क्रिस हिप्किंस। न्यूजीलैंड की जेसिंडा आर्डर्न के त्याग पत्र के पश्चात क्रिस हिप्किंस जनवरी 2023 को नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किया। वर्तमान में एंथनी अल्बानीज ऑस्ट्रेलिया के तथा जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री है। एंथनी अल्बानीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? प्रित्जर पुरस्कार डेविड एलन चीपरफील्ड ने जीता है। सर डेविड एलन चीपरफील्ड को द प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के रूप में चुना गया। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में दिया गया है। 87 भारतीय सेना के किस कैंट पर 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? अहमदाबाद में 3D प्रिंटेड किया गया। और 3D प्रिंटेड डाकघर के बारे में आप लोग बताइएगा जिनको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित है? त्रिशूरपुरम उत्सव, खराची उत्सव, तुरगया उत्सव, परशुराम कुंड महोत्सव। इसका सही सुमेलित आंसर है
तोरगया उत्सव अरुणाचल प्रदेश। त्रिशूरपूरम ये केरल में होता है, त्रिशूरपूरम केरल में होता है, जबकि खारची उत्सव त्रिपुरा में होता है, और परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। 89 क्वेश्चन नंबर 89, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है 2023 में रखा है। कालाजार के WHO द्वारा यह लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। भारत का वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इराडा के अध्यक्ष कौन बने हैं? देवाशीष पांडा। वर्तमान में देवाशीष पांडा भारतीय बीमा और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं तथा फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान के परिषद के महानिदेशक हिमांशु पाठक हैं। क्वेश्चन नंबर 91, विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम क्या था? विश्व कैंसर दिवस के थीम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा क्लोज द केयर गैप। प्रत्येक 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 का थीम क्लोज द केयर गैप था। 92 नंबर क्वेश्चन नंबर 92, अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता सृजा अंकुला का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से। अर्जुन पुरस्कार 2022 सृजा अंकुला का संबंध टेबल टेनिस से। अगस्त 2022 में सृजा अंकुला ने अचत शरद कमल के साथ राष्ट्रमंडल खेलों में मिश्रित युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, और अचत शरद कमल को ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया है, ये याद रखिएगा, ध्यानचंद पुरस्कार। और क्वेश्चन नंबर 93, 49वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? जापान द्वारा। 48वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 जर्मनी में हुआ था। 49वां G20 जापान में, जबकि 50वां शिखर सम्मेलन 2024 वाला शिखर सम्मेलन G7 का इटली में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको इसका जीडीपी का 2.3% है। जीडीपी का प्राथमिक घाटा का अनुमान है। और क्वेश्चन नंबर 95, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई निवेश करने वाले देशों का सही क्रम है। सिंगापुर, उसके बाद हो जाएगा मॉरिशस, इसके बाद यूएई। ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भारत में करता है, आकर्षित करने वाला क्षेत्र है, और मॉरिशस सेवाओं का, और यूएई व्यापार का। क्वेश्चन नंबर 96, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मौसा 15 है तो दोनों संख्याओं का लौसा ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या का अनुपात 3:4 है और मौसा 15 है, तो पहली संख्या 15 गुना 3 कर दीजिए, और दूसरी संख्या 15 गुना 4 कर दीजिए। इसका होगा 15 45, 15 चौका 60, और लौसा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा। तो दोनों संख्या गुणनफल 15 गुना 60 बटा 15 बराबर 180। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 97, 98 ये हो गया। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई a+b है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? क्रमिक संख्याओं का सम संख्या 97 ये हो गया 97। यदि क्रमिक 6 संख्याओं का सम संख्या औसत 25 है तो इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो क्रमिक सम संख्या का निकाल लेंगे। मान लीजिए x + 2 + x + 6 x 8 कर लीजिए इसे, और क्रमिक 10 संख्याओं तक 6 संख्याओं तक जाइए। उसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर 20 हो जाएगा। आंसर 10 होगा। इसका आंसर 10 होगा। इसको बनाना पड़ेगा, बना देंगे आपको।
और क्वेश्चन नंबर 98, यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। इसको निकाल लेंगे 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका आंसर होगा। और इसको हम ऐसे बनाते हैं, पहले आपको हम आंसर बता दिए, आंसर सी हो जाएगा। और इसको हम बता रहे हैं वर्ग का विकर्ण होता है ए प्लस बी, और वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण स्क्वायर बटा 2, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटा 2 ऐसे करके निकाल लेंगे, इसका सूत्र हो जाएगा आंसर। और ये रहा, दिए गए विकल्पों का वह संख्या चुनिए जो प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। ये तो रीजनिंग टाइप के है, 13, 14, 22, 49, 113। तो इसमें 13 1 का 1 बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है 8, इसमें बढ़ रहा है 27। हाँ, ये स्क्वायर 1 का क्यू, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, 6 का क्यू, 7 का क्यू, ऐसे ही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 100 नंबर क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए। तो इसको भी हम बनाएंगे 96 8 माइनस 6, इसका आंसर हो जाएगा 6 और 8, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देखें कि हम डिस्कशन कराएं, अगर हमारा डिस्कशन अच्छा लगा तो मगध प्रकाशन के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और जैसा भी लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सुधार करेंगे और इसको फुल डिस्कशन कराएंगे। थैंक्स वॉचिंग फॉर इस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।